कि मेरे प्रोफाइल का उम्मीदवार अपवाद स्वरूप पंडित गिरीश तिवारी थे। उसके बाद किसी दल ने मेरे प्रोफाइल के जैसा आज तक उम्मीदवार यहाँ नहीं दिया है। प्रशांत किशोर अभी एक न एक पटाखा छोड़ते जा रहे हैं, कभी अशोक चौधरी के नाम से, कभी मंगल पांडे के नाम से, अब तो सम्राट चौधरी के नाम से भी जो है बम्प हो रहे हैं। नहीं, प्रशांत जी बेसिकली करप्शन के खिलाफ आदमी है। मानहानि का नीतीश जी भी कम दोषी नहीं है। नीतीश जी भी कम दोषी नहीं है, क्योंकि लेकिन सामने ये पाप हो रहा है, पब्लिक मनी का लूट हो रहा है और वो खामोश बैठे हुए देख रहे हैं। जेडीयू के मंत्री हैं अशोक चौधरी, इनको भी जवाब दे दिया हूँ मैं। कानूनी पहलू पर मैं दिखा दिया हूँ कि आपका कोई केस नहीं बनता है, उल्टे आपको हर्जाना देना पड़ेगा क्योंकि आपने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का अटेम्प्ट लिया है। मेरी क्षमता और प्रशांत जी की क्षमता हवाई जहाज़ उड़ाने की है। रणधीर जी हमारे भतीजा के समान हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना वोट मांगे। हमें नहीं लगता है कि उनकी जीतने की कोई यहाँ आशा है, दो कारणों से। तो जिसको हारने की लत लग जाती है उसको जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जनता दल यू के कैंडिडेट बहुत यहाँ से कमज़ोर दे दिया गया था, वोट उन लोगों का डिवाइड हो गया, इसलिए वो जीत गए। एक और चेहरा अभी यहाँ के हैं, डब्लू सिंह जिनका नाम है, वो भी यहाँ पे काफ़ी हमारे हाई कोर्ट में एक वकील होता है जिसको स्टैंडिंग काउंसिल कहते हैं, हरदम खड़ा रहता है। कोई उधर से वकील आवे, स्टैंडिंग काउंसिल उसको विरोध करने के लिए खड़ा रहता है। तो वही डब्लू सिंह उसको स्टैंडिंग काउंसिल, तो ये भी स्टैंडिंग कैंडिडेट है। लेकिन मेरे सब इंडस्ट्रियलिस्ट भी क्लाइंट्स हैं। मैं सबको पकड़ के ले आऊँगा कि एक दो इंडस्ट्री बैठाओ। हमारे विधायकों का काम ये हो गया है कि किसको ठेकेदारी दिलवाया जाए, किसको ट्रांसफ़र कराया जाए, किसको पोस्टिंग कराया जाए, कहाँ अपना अधिकारी बैठाया जाए, तो इसी में लगा हुआ है। पहला तो कानून समझने वाले विधायक ही बहुत कम है। यदि हम लोग जाएंगे तो कोई भी ऑफिसर हम लोग को ठग नहीं सकता है। रूल दिखाए, उनको कुछ रूल दिखा देता है, ये लोग चुप हो जाते हैं, चाय पकौड़ी खिला दिया और चल दिए। अफसरशाही को कंट्रोल करने के लिए घोड़ा को अफसर क्या होता है, अफसरशाही क्या है, घोड़ा को दौड़ाना है। ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए पहले आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए। माझी की राजनीति में प्रमुख चेहरा के रूप में वाई.बी. गिरी जन सुराज के भावी विधायक प्रत्याशी हैं। पेशा है वकालत, हाई कोर्ट में उनकी दलीलें का अंदाज निराला है। वही अब जनता के बीच उनका वही दलील, वही अंदाज निराला होकर क्या कुछ करेंगे। आज हमारे साथ है वाई.बी. गिरी जी, स्वागत है। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। आपके माध्यम से माझी के लोगों को, सारण जिला के लोगों को अपना विचार रखने का आपने मौका दिया, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। बताया जाता है कि आपका जो हाई कोर्ट में अंदाज़ निराला है, आप जो वकालत करते हैं, पेशा आपका है, और यहाँ भी जो आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या किस अंदाज में जाएंगे वो बताएं हमें। बिल्कुल कोई अंदाज नहीं, कोई दाव पेच नहीं, सीधे यहाँ की जनता को ये विचारना है कि मेरे प्रोफाइल का उम्मीदवार अपवाद स्वरूप पंडित गिरीश तिवारी थे। उसके बाद किसी दल ने मेरे प्रोफाइल के जैसा आज तक उम्मीदवार यहाँ नहीं दिया है। अब लोगों को चुनना है और यदि मुझे लोग चुनेंगे तो माझी का विकास मैं बहुत कराऊंगा। प्रशांत किशोर की पार्टी में आप जब ज्वाइन किए तो उस समय क्या सोच रहा होगा, उसको हमारे साथ शेयर करें। देखिए, मैं जितने राजनीतिज्ञ बिहार के रहे हैं, किसी भी दल के, लालू जी हों, नीतीश जी हों, सावधीन रहे हों, चाहे प्रभुनाथ सिंह को भी, पप्पू यादव, नाम करिए, काली पांडे, जिसका भी नाम लीजिए, उन लोगों का केस मैं करता रहा हूं और सबसे मेरा मित्रवत संबंध रहा है। मैं यदि राजनीति में जाना चाहता तो सुशील मोदी हमारे बहुत मित्र थे, उन्होंने भी कई बार हमको कहा कि भाजपा ज्वाइन करिए, जो जहाँ से आप चाहिएगा आप हम लोग टिकट देंगे। लालू जी हमारे तो क्लास फ्रेंड ही रहे हैं, हम लोग एक ही साथ पढ़ते थे और लालू जी का भी बहुत केस मैंने किया है।
साबुद्दीन का भी किया है। तो ये सब इन लोगों से मेरा नीतीश जी की पार्टी का जिसको भी कहते थे, मैं बहुत केस किया हूँ। नीतीश जी भी बहुत मेरा मित्रवत संबंध है, आज भी है। लेकिन मैं राजनीति में जाना नहीं चाहता था। लेकिन इधर प्रशांत किशोर जी जब बिहार के बदलाव के लिए पैदल यात्रा शुरू किए और अपना विचार रखने लगे, तो मुझे लगा कि इस आदमी में एक नई सोच है। मैं थोड़ा अट्रैक्टेड होने लगा। दिनांक 15 सितंबर 2024 को उन्होंने हमको टेलीफोन किया कि गिरी जी, पूरे बिहार में लोग कहता है कि आपसे बड़ा वकील कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे पार्टी से जुड़े। तो मैंने कहा कि हम तो राजनीति में आपको मैं बहुत पसंद करता हूं। आपका जो विचार है, आपका जो मिशन है, बिहार के लिए बहुत आवश्यक है। बिहार शिक्षा के अभाव में पलायन से ग्रसित है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। यहाँ बाहुबलियों का राज चलता है। 35 साल से जो राज है, इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बिहार का विकास आप ही करा सकते हैं। मैं आपका दल नहीं ज्वाइन करूँगा, लेकिन आपके दल पर जितने मुकदमे होंगे उसको मैं करता रहूँगा बिना किसी फीस के। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत छोटा बात आप कर रहे हैं। अच्छा छोड़िए, नहीं ज्वाइन करिएगा तो एक दिन खाना खाने पर बुलाइए। तो 27 को मुझे याद भी याद है, 27 सितंबर को मैंने उनको कहा कि आइए, मैं फ्री हूँ, भोजन करिए। बोले चाय पीने के लिए। बोले हम कहे चाय क्यों पीजिएगा, भोजन करिए। तो आए, भोजन किए, बहुत बात हुआ। अपने इसके बीच में अपने मित्रों से, अपने परिवार के स्वजनों से, अपनी पत्नी से, सबसे मैंने सलाह किया कि प्रशांत जी का ऐसा प्रपोजल है। सबने कहा कि बिहार का विकास करना चाहते हैं और आप अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए सब कुछ कर चुके हैं। तो जो भी बचा खुचा समय है आपके जीवन का, प्रशांत जी के साथ लग जाइए आप भी और बिहार का बदलाव करिए। मेरे सब बच्चे सब वेल प्लेस्ड है, बेटी भी वेल प्लेस्ड है। आप नंबर 2 के नेता माने जाते हैं प्रशांत जी के पार्टी में। हैं? नंबर 2 के नेता आपको माना जाता है प्रशांत जी के आप पार्टी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 न कहिए। तो प्रशांत जी ने कहा कि आप आइए, हमारा 2 तारीख को जो संगठन हो रहा है, स्थापना हो रही है। तो उन्होंने हमको बुलाया, मैं गया। मैं तीसरे रो में बैठा हुआ था, तब तक अनाउंसमेंट हो गया कि वाईवी गिरी जी 2 शब्द बोलेंगे और हमको प्रशांत जी के कहने पर हमको बुलाया गया। मैं गया। तो बोलने की तो आदत है हम लोग, हम वकालत करते हैं, कुछ बोल दिया। जानता नहीं था कि हमें बोलना पड़ेगा। और मैं उसी दिन फॉर्मली पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो स्थापना दिवस के दिन, और प्रशांत जी ने भी अपने व्याख्यान में जितना मैं डिजर्व करता हूँ उससे ज़्यादा ही मेरी तारीफ़ कर दिया उन्होंने, मेरा और मनोज भारती दोनों के बारे में। और एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है केसी सिन्हा, 3 आदमी को संबोधित करते हुए उन्होंने पब्लिक में कहा कि ऐसे लोग हमारा पार्टी, मनोज भारती जो अध्यक्ष बनाए गए, IFS हैं, विद्वान आदमी हैं, 4 देश के एम्बेसडर रह चुके हैं। केसी सिन्हा का जो मैथमेटिक्स का किताब है, बरसों से सभी लोग उसी किताब को पढ़ता रहा, जो भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा। और मेरी वकालत, मेरे जिसके पक्ष में भी मैं अपीयर हुआ हूँ और खिलाफ में भी अपीयर हुआ हूँ, बिहार में शायद ही कोई आदमी है जिसको कचहरी से मतलब है, मुझे नहीं जानता। मैं सबसे कम उम्र में पटना हाई कोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट डिक्लेयर किया गया था। 17 साल के प्रैक्टिस में और 38 साल की उम्र में मैं हाई कोर्ट ने मुझे सीनियर एडवोकेट ज्वाइन किया, डिक्लेयर किया कि आप अब सीनियर एडवोकेट हैं। तो तब से, और प्रशांत जी को मैंने कहा कि जब मैंने पार्टी ज्वाइन कर लिया है तो मेरी एक आदत है कि मैं कोई काम लाइटली नहीं करता हूँ। वकालत भी किया तो बहुत सीरियसली किया, अब आपके पार्टी से भी जुड़ा हूँ तो भी बहुत सीरियसली काम करूँगा। उसके बाद से मैं लग गया हूँ। जितनी मेरी बुद्धि है, जितनी मेरी क्षमता है, 100% मैंने पार्टी को लगाया है और पार्टी को आगे बढ़ाने में और प्रशांत जी के हाथों को मजबूत करने में लगाया हूँ। बात हमारा इंटरव्यू भी आप देखते होंगे,
हमारा विचार भी देखते होंगे। और प्रशांत जी भी एक तरह से मुझे अपना गार्जियन ही मानते हैं। तो क्या उम्मीद रखा जाए कि इस बार आप भावी विधायक नहीं विधायक के प्रत्याशी के चुनाव लड़िएगा मांझी से? मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, ये भी मैं बता दूं। मैंने कहा कि मैं घूम घूम के प्रचार करूंगा, हर क्षेत्र में जाऊंगा, पूरा बिहार ही मेरे लिए एक क्षेत्र है। तो प्रशांत जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हमारे जितने फ्रंट लीडर हैं, जो बड़े नेता हमारे पार्टी के हैं, सबको चुनाव लड़ने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बड़े फेस यदि चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, इसलिए आप चुनाव लड़िए। और 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी हमको उन्होंने कहा कि आप चुन लीजिए इसमें से। उसमें एक मांझी का भी नाम उन्होंने बताया। तो मांझी मेरा ननिहाल है, मांझी ननिहाल हो। बरहट मठिया में मेरा बचपन गुजरा है। और मेरे नाना नहीं, मेरे मामा नंदलाल भारती पहलवान थे। तो बगल में एक डुमरी गांव है, वहाँ अखाड़ा होता था। तो वो ले जाके हम लोगों को लड़ाते रहते थे। जब भी हम आते थे तो ज़रूर ले जाते थे अखाड़े में, और बचपन में लड़ते थे। तो मैंने सोचा कि मांझी के डुमरी के अखाड़े में बचपन में मैं कुश्ती लड़ा हूँ, तो क्यों नहीं एक पॉलिटिकल मांझी के पॉलिटिकल एरना में भी एक पॉलिटिकल कुश्ती भी लड़ लिया जाए। और मांझी के लिए मुझे बहुत ममता भी है, मांझी का मैं विकास चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि यदि आप कहते हैं तो हम मांझी से ही चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर अभी एक न एक पटाखा छोड़ते जा रहे हैं, कभी अशोक चौधरी के नाम से, कभी मंगल पांडे के नाम से, अब तो सम्राट चौधरी के नाम से भी जो है बम फोड़े हैं। इतना बड़ा बम फोड़ना कहाँ, ये क्या लग रहा है कि इस तरीका का जो राजनीति में हो रहा है वो क्या मकसद है? नहीं, प्रशांत जी बेसिकली करप्शन के खिलाफ आदमी है। प्रशांत जी का मानना है, और मैं भी इसी विचार का हूँ, कि बिहार के विकास में करप्शन बराबर समस्या हो गई है। ब्लॉक से लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक प्रशांत जी का विचार है। वो भी कहते हैं कि नीतीश जी व्यक्तिगत रूप से करप्ट नहीं है। मैं भी ये मानता हूँ कि नीतीश जी व्यक्तिगत रूप से करप्ट नहीं है। महाभारत में कहा गया है, विश्व पितामह के लिए कहा गया कि आपके सामने द्रौपदी का चीरहरण हुआ और आप खामोश रह गए, आप भी कम दोषी नहीं हैं। और इसीलिए उनको 18 दिन सैया पर, तीर के सैया पर सोना पड़ा, प्रायश्चित करना पड़ा। तो नीतीश जी स्वयं ईमानदार हों इसका मतलब नहीं है। उनके चारों तरफ लूटपाट मचा हुआ है, उनके मंत्री, उनके ऑफिसर। प्रशांत जी वही उजागर कर रहे हैं। अभी तो मानहानि का नीतीश जी भी कम दोषी नहीं है, नीतीश जी भी कम दोषी नहीं है, क्योंकि मानहानि लेकिन लेकिन सामने ये पाप हो रहा है, पब्लिक मनी का लूट हो रहा है, और वो खामोश बैठे हुए देख रहे हैं। मानहानि का नोटिस गया उन पर, प्रशांत जी पर। मैंने उसी का जवाब दे दिया। पूरा लीगल एस्पेक्ट तो हम ही देखते हैं। जी जी। किसका नोटिस कर रहे हैं? उनको 2 नोटिस आया है। एक नोटिस संजय जायसवाल ने दिया है, उसका भी जवाब हमने दे दिया है। हमको नहीं लगता है कि जवाब पढ़ के ज़्यादा वो केस में अपना आगे बढ़ेंगे। और जो जेडीयू के मंत्री हैं अशोक चौधरी, इनको भी जवाब दे दिया हूँ मैं। कानूनी पहलू पर मैं दिखा दिया हूँ कि आपका कोई केस नहीं बनता है, उल्टे आपको हर्जाना देना पड़ेगा, क्योंकि आपने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का अटेम्प्ट लिया है। तो वो मान गए हैं, उनको भेज दिया है। वो कानूनी, देखिए, जब तक मैं हूँ, कानूनी रूप से ये लोग प्रशांत किशोर को डरा धमका नहीं सकते हैं। और वो डरने और धमकने में आने वाले भी बहुत मजबूत आदमी है। और जो ऑनेस्ट होता है ना, ऑनेस्टी का जो एक ताकत होता है और वेल मीनिंग का जो एक ताकत होता है, वो तो सिक्योरिटी भी नहीं रखे। तेजस्वी यादव सब Z+ क्या इतने प्लस लेके इतना बड़ा रिस्क इतने बड़े लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। एक सिक्योरिटी, एक चौकीदार भी उनके साथ नहीं है। बताया जा रहा है कि ये सेकंड केजरीवाल की तरह अपना जो है लेके चल रहा है। क्या केजरीवाल से कहीं कॉम्बिनेशन है क्या? केजरीवाल को इन्होंने कभी कभी कुछ पॉलिटिकल एडवाइस दिया था, लेकिन केजरीवाल को बैठे बैठाए अन्ना हजारे के आंदोलन का लाभ मिल गया।
इन्होंने आंदोलन भी अपने कई किया स्वयं। कोई अन्ना हजारे के आंदोलन का बेनिफिट इनको नहीं मिला है। इन्होंने गांव-गांव पैदल 2 बरस घूम के आंदोलन किया। उसके बाद 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी गठित किया। तो दोनों कंपेरेबल नहीं हैं। ये जड़ से स्वयं उठे हैं। केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन की उपज है। मांझी की राजनीति के बारे में, मांझी के जो सियासत है वो लगातार उथल पुथल में रहा है। कभी कांग्रेस रही, कभी अभी उसके पहले 2010 में जेडीयू रही, उसके पहले रविंद्र मिश्रा रहे, अभी कम्युनिस्ट पार्टी से सत्येंद्र यादव है। तो क्या इस राजनीतिक सियासत के उथल पुथल में आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? देखिए, प्रजातंत्र में रोटी का बदलाव बहुत आवश्यक है और ये दिखाता है कि यहाँ की जनता जागरूक है, बदलती रही है, किसी को अस्थिर नहीं रहने दिया है। देखा, एक आदमी को वोट दिया, जिताया, काम नहीं हुआ, बदल दिया। लेकिन इस तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। हम किसी नेता, अभी जो हमारे विधायक हैं, इनकी भी मैं कोई आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ के जो गत नेताएं रहे बीतले और अभी तक जो एमएलए हैं, तो ये लोग साइकिलिस्ट हैं। इनकी क्षमता साइकिल चलाने की है। तो मांझी को साइकिल चला के धीरे धीरे रफ्तार से आगे बढ़ाए हैं। मेरी क्षमता और प्रशांत जी की क्षमता हवाई जहाज़ उड़ाने की है। तो क्षमता यदि आप क्षम्य हैं, आप यदि सक्षम हैं, आपको बुद्धि विवेक भगवान दिया है, तो उसी काम को तीव्र गति से आप कर सकते हैं। तो मुझे यदि मांझी ने चुना तो बड़ी तीव्र गति से मेरे नेता प्रशांत किशोर जी मेरी बात टालते नहीं हैं। मांझी बिहार के साथ साथ मांझी का विशेष उत्थान मैं कराऊंगा हवाई जहाज़ की तीव्र गति से। आप पूछ सकते हैं कि आपका प्रायोरिटी क्या है। ये जरूर आप बताएं कि प्रायोरिटी क्या रहेगी। देखिए, हमारा प्रायोरिटी 2-3 है। मांझी के लिए मैं जो सोच रखा हूँ, यदि यहाँ की जनता मुझे चुन दिया, जैसा कि लगता भी है लोगों को रुझान से, आप देखते हैं प्रशांत जी के प्रति कैसा लोगों का रुझान हो गया है। जब हमारे पार्टी की तरफ 60% भाजपा के जो फॉलोअर हैं वो झुक गए हैं और 30-35% राजद के जो फॉलोअर हैं अक़लियत लेके ये सब लोग हमारे पार्टी प्रशांत किशोर जी की तरफ झुक गए हैं। लेकिन सत्येंद्र यादव अपने आप को अक़लियत का नेता मानते हैं, कमज़ोर का, मजबूर का अपने आप को नेता मानते हैं। उनके पीछे कहते हैं श्रमिक लोगों के पीछे हमारा पूरा राजनीति जो है उन्हीं के पीछे है। अब वो सब कहते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और उन्होंने क्या मांझी के लिए किया है ये लोग देख चुके हैं। हमको तो जो जैसा लग रहा है, कोई यहाँ से जीते, लेकिन जो मौजूदा विधायक हैं, जैसा लोग कह रहा है, उनके समाज के लोग भी कह रहे हैं, उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। इस बार तो रणधीर भी मौजूद होंगे इस मैदान के। अरे भाई, चुनाव में हर पार्टी के लोग आते हैं, आएंगे। तो रणधीर एक मजबूत सियासत दावेदार हैं, पद्मनाभ सिंह के बेटे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। पद्मनाभ जी भी हमारे किसी ज़माने में मित्र थे। उनका भी चुनाव लड़े होंगे। मैं उनका भी मुकदमा में एक ज़माने में लड़ता था। सारे बाहुबलियों का केस आपके पास था। हाँ, आज भी है। आज भी है। बात यह है कि रणधीर जी हमारे भतीजा के समान हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना वोट मांगे। हमें नहीं लगता है कि उनकी जीतने की कोई यहाँ आशा है, 2 कारणों से। वो 3 चुनाव हार चुके हैं। लोकसभा हारे, 2 असेंबली हारे। तो जिसको हारने की लत लग जाती है उसको जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, मांझी की जनता बड़ा सोच विचार के वोट देती है यहाँ। अभी तक फॉर्चुनेटली किसी मजबूत बाहुबली को यहाँ से विधायक नहीं बनाया। अपवाद में आप कह सकते हैं जो अभी के विधायक हैं, तो चूँकि महागठबंधन के उम्मीदवार थे और जनता दल यू के कैंडिडेट बहुत यहाँ से कमज़ोर दे दिया गया था, वोट उन लोगों का डिवाइड हो गया, इसलिए वो जीत गए। लेकिन उन्होंने कोई छाप नहीं छोड़ा। मौका दिया था जनता ने, तब उनके समाज के लोग भी उनके विरोध में आ गए हैं।
एक वो और भी स्वतंत्र जी को वोट देना नहीं चाहते हैं। एक और चेहरा अभी यहाँ के हैं, डब्लू सिंह जिनका नाम है, वो भी यहाँ पे काफ़ी वो हमारे हाई कोर्ट में जी एक वकील होता है जिसको स्टैंडिंग काउंसिल कहते हैं, जी हरदम खड़ा रहता है। कोई उधर से वकील आवे, स्टैंडिंग काउंसिल उसको विरोध करने के लिए खड़ा रहता है। तो वही डब्लू सिंह, उसको स्टैंडिंग काउंसिल, तो ये भी स्टैंडिंग कैंडिडेट है। लेकिन वोट कोई लाए लावे, थे पिछली बार। हर बार लड़ते हैं, कभी थोड़ा वोट से पिछड़ जाते हैं, कभी ज़्यादा वोट से पिछड़ जाते हैं। उनको जो वोट आया था वो परिस्थिति बस आ गया था, क्योंकि माधुरी सिंह एक्सेप्टेबल नहीं थी, उनको प्रैक्टिकली लोग बाहरी मान लिया था और कैंडिडेट भी कमज़ोर थे, तो उनके समाज के लोगों ने भी उनको वोट नहीं दिया। जनता जानना चाह रही है कि माझी में गड्ढे ज़्यादा है और विकास कम है, तो क्या दलील दीजिएगा जनता के लिए, क्या दलील है? मैं तो बताया ना मेरा क्या प्रायोरिटी है। पहला प्रायोरिटी है कि सिंचाई, जो गंडक नहर है एकमा तक पानी देता है, उसके बाद माझी में नहीं आता है। मेरा पहला रिसर्च है, उसको मैं पहले नहर पानी लाऊंगा यहाँ, और पानी ला के किसानों को फ़ायदा पहुँचाऊँगा। कृषि का, देखिए कृषि का ये एरिया है, कृषि को डेवलप करूँगा। दूसरा, यहाँ इंडस्ट्री के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो 2-4 बड़े इंडस्ट्री, मेरे सब इंडस्ट्रियलिस्ट भी क्लाइंट्स हैं, मैं सबको पकड़ के ले आऊँगा कि एक दो इंडस्ट्री बैठाओ। और घरेलू कुटीर उद्योग, जैसे हरियाणा पंजाब में घर घर में साइकिल का पुर्जा, ये वो औरतों का मैं बनवाऊँगा, कुटीर उद्योग लगाऊँगा, सिंचाई हुआ, कुछ 2-3 बढ़िया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ खोजना जरूरी है। पूरे सारण में देखा जाए तो पलायन का जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो माझी से है। उसको रोकूंगा, यहाँ इंडस्ट्री बन जाएगी, यहाँ काम मिलने लगेगा, यहाँ आपके हाथ में आमदनी आने जाएगी, तो कौन घर छोड़ के जाना चाहता है? तो मजबूरी में लोग जाते हैं ना। तो पलायन का तो हमारा प्रशांत जी का बड़ा प्रोजेक्ट है, मगर रोड मैप सही नहीं है। सो रोड मैप यही है कि हम लोग यहाँ जनरेट कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट का स्कोप बना देंगे, खेती का यहाँ को बढ़ावा देंगे, शिक्षा देंगे। जब एम्प्लॉयमेंट का स्कोप यहाँ हो जाएगा, लोगों को नौकरी खुद मिलने लगेगी, यहाँ कोई नहीं जाएगा, कोई स्वेच्छा से नहीं जाता है। और चौथा, इस माझी प्रदेश, माझी क्षेत्र में देश का और बिहार का सबसे बड़ा नेता पंडित गिरीश तिवारी हुए थे। वो माझी के प्रथम विधायक थे, 3-4 बार वो लगातार विधायक रहे, और उनको गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी सब लोग समझते थे, एक सेंट्रली लीडर मानते थे। तो उनका जो सम्मान होना चाहिए माझी में सरकार के द्वारा या समाज के द्वारा, वो नहीं हो पाया है। मैं उसको दिलाऊंगा। कम से कम उनका जो स्थापित स्कूल है, जो उन्होंने बनाया था, जहाँ वो नमक सत्याग्रह किए थे, उन्होंने नमक सत्याग्रह वहाँ किया बरेजा में, और राजेंद्र बाबू सिवान में किए थे, गोपालगंज में मेरे चाचा जलेश्वर गिरी किए थे। ये 3 ही नेता थे जिनको नमक का अनुसंधान किया गया था। तो पंडित गिरीश तिवारी का जो उन्होंने स्कूल बनवाया है, उनके स्मृति में उसका नामकरण करना, यह भी एक मेरा प्रोजेक्ट है। माना जाता है कि आज भी बहुत सारे लोग नेता तो बन गए या चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी है, मगर क्या रोल ऑफ कंडक्ट होना चाहिए एक विधायक का, वो जानकारी नहीं है। क्या पॉलिसीज़ होना चाहिए, वो जानकारी नहीं है, मगर सारे लोग विकास का लंबा जो है टांग छेड़ देते हैं। पहला बात यह है कि किसी बहुत बिरले विधायक हैं जिनको अपना पावर और अपना फंक्शन की जानकारी है। हमारे विधायक लोग क्या समझते हैं कि ब्लॉक में जाओ, वीडियो को डांटो, कुछ काम करा लो, थानेदार को डांट दो। ये विधायक का काम नहीं है। विधायक का काम है लेजिस्लेटिव फंक्शन, गुणवत्ता बढ़िया कानून बनवाना और उस कानून के माध्यम से बिहार को विकास कराना। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य से हमारे विधायकों का काम ये हो गया है कि किसको ठेकेदारी दिलवाया जाए, किसको ट्रांसफ़र कराया जाए, किसको पोस्टिंग कराया जाए, कहाँ अपना अधिकारी बैठाया जाए, तो इसी में लगा हुआ है। विधायक का क्या दोष है? सम्राट चौधरी का देखे है, वो चौधरी जी जो क्या नाम है, अशोक चौधरी देख रहे हैं, तो
अब उन लोगों का भी यही हालत है, तो विधायक का क्या दोष देना है। लेकिन यदि विधायक का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है लेजिस्लेटिव, वो कानून बनाना है, उसी उसका है, और कानून ऐसा बनाए। पहला तो कानून समझने वाले विधायक ही बहुत कम है। यदि हम लोग जाएंगे तो कोई भी ऑफिसर हम लोग को ठग नहीं सकता है, रूल दिखाए। उनको कुछ रूल दिखा देता है, ये लोग चुप हो जाते हैं, चाय पकौड़ी खिला दिया और चल दिए। नहीं, उसको भी आप शिकंजा में कस सकते हैं। कानून जानते हैं तो अफसर समझ जाएगा। कहा जाता है कि नीतीश जी के शासनकाल में अफसरशाही हावी है, क्या कहेंगे इस पर? अफसरशाही को कंट्रोल करने के लिए घोड़ा को अफसर क्या होता है, अफसरशाही क्या है? घोड़ा को दौड़ाना है। अफसरशाही घोड़ा को दौड़ा घोड़ा को दौड़ाना है। यदि घोड़ा को चाबुक ठीक से लगाने का, चाबुक कैसे लगाइएगा? मारपीट कीजिएगा, उससे नहीं लगेगा। कानूनी शिकंजा से उसको कसिएगा, रूल रेगुलेशन में बांध के रखिएगा, वो आपके सामने अपने ही खड़ा हो जाएगा। जिस तरह बढ़िया साइज़ के सामने घोड़ा शांत हो जाता है, ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए पहले आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए प्रशांत जी कहते हैं बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया जूनियर पढ़ा लिखा लोग, देखिएगा उनका लिस्ट निकलेगा, चमत्कारी लिस्ट निकलने जा रहा है। कहते हैं चुनाव हार जाना मैं पसंद करूंगा, लेकिन किसी बाहुबली और किसी अज्ञानी को विधायक बनाना मैं नहीं चाहूँगा। अच्छा, कितना मानते हैं सर कि इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है कि एजुकेशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है चुनाव लड़ने में? दोनों में से एक कौन सा? नहीं, पहला एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है, और इमोशनल कनेक्शन। शिक्षित आदमी ही कुछ शिक्षा, अपने शिक्षा और अपने अनुभव के आधार पर स्थिर बदलाव समाज में ला सकता है, ईमानदारी ला सकता है। महात्मा गांधी कौन थे? बैरिस्टर थे, बहुत अच्छी उनकी वकालत थी। पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, पटेल, सब क्या क्रांतिकारी जो थे वो सब क्रांतिकारी थे, पढ़े लिखे लोग थे। तो पढ़े लिखे लोग ही देश को भी आगे चला सकते हैं, समाज को भी नेतृत्व दे सकते हैं। मदन मोहन मालवीय क्या थे? वो भी एडवोकेट थे, आप बहुत कम लोग जानता है। जी। मदन मोहन मालवीय भी बड़े अच्छे वकील थे, उन्होंने भी वकालत छोड़ के सामाजिक सेवा में गए। तो आप इतिहास देख लीजिए, आज़ादी का इतिहास, सामाजिक बदलाव का इतिहास। राम मोहन राय क्या थे? वकील थे, समाज को बदला उन्होंने। तो पढ़े लिखे ही लोग समाज का सक्षम नेतृत्व कर सकते हैं। अदरवाइज जो 30-35 साल से आप देख रहे हैं, 15 साल देखे लाठी वाला राज, लाठी में तेल लगाने वाला राज, और ये नीतीश जी अब नीतीश जी का राज में अफसरों की तानाशाही देख रहे हैं, करप्शन देख रहे हैं, चरम सीमा पर है। लालू जी के समय लॉ एंड ऑर्डर खराब था, मारपीट था, मर्डर, लूट, ये सब थोड़ा बहुत हुआ। नीतीश जी के समय पहला 5-7 छोड़ दीजिए, तो यहाँ अफसरों का लूट है, यहाँ अफसर लूट रहे हैं, जनता करा रही है। अच्छा, माझी का हम चलते हैं, अब जातीय समीकरण को जानते हैं आपसे। जातीय समीकरण अपने पूरे बिहार में हावी रहा है, आज भी हावी है, कल भी हावी था। तो कैसे इस दीवार को आप तोड़ पाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, और इस प्रश्न का जवाब हमारे प्रशांत जी भी दे चुके हैं। मैं केवल 2 उदाहरण आपको देता हूँ। 1977 में जब जयप्रकाश जी का आंदोलन के बाद जो चुनाव हुआ, तो सारी सीट कांग्रेस की बिहार में हार गई लोकसभा में। कहाँ गया था जातीयता उसमें? जिसको भी जनता दल ने टिकट दिया वो जीत गया। फजलुर रहमान जैसे भी बेतिया में केदार पांडे जैसे बड़े नेता को हरा दिया, पूर्व मुख्यमंत्री। तो जब आंदोलन के बाद चुनाव होता है तो बिहार में जाति से ऊपर उठ के लोग वोट देते हैं। जब इंदिरा गांधी को वापस लाना आया, जब इंदिरा गांधी वापस आई पावर में, हर सीट पर कांग्रेस जीत गया। दूसरे दल के लोगों की जातीय समीकरण कहाँ गई उस समय? अब कर्पूरी जी का नाम आप सुने होंगे। कर्पूरी जी नाई जात के थे, तो नाई जात कहीं किसी क्षेत्र में
ऐसा नहीं है कि अपने नेता को जिता ले, लेकिन कर्पूरी जी जीवन भर जात से अलग हटकर और जीवन भर चुनाव जीतते गए, लोकसभा लड़े, असेंबली कभी चुनाव हारे ही नहीं। तो किस नाई कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ केवल नाई रहता है? तो देखिए, चुनाव जात भी एक फैक्टर है, लेकिन उम्मीदवार भी उतना ही। पार्टी का नेता, आपके पास हमारे प्रशांत किशोर के समान किसी दल के पास कोई नेता है? भाजपा में तो कोई नेता ही नहीं। जिस जड़ में समा गया है जाति, वो लोग भले उसके लिए वोट देते हैं, जैसे कि समझ रहे हैं कि मेरे लिए मसीहा है, उस मसीहा का कैसे ब्रेक करेंगे? नहीं तो जादव, यदि एक जात की बात आप करते हैं, नहीं, किसी भी जाति के, हमारे साथ जादव या भी है, राजपूत, कोई एक जात अपने बल पर चुनाव नहीं जीत सकता है। जैसे प्रशांत जी का कहना है कि हम लोग किसी एक जात पर आधारित नहीं हैं, समाज के हर वर्ग को समानता उसके जनसंख्या के अनुसार हम लोग टिकट देने जा रहे हैं, चाहे वो अक़लियत हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, तो सबको हम लोग समानुपातिक स्थान देने जा रहे हैं। आप मांझी के ग्राउंड में घूमते हैं, पूरा चारों तरफ आप जाते हैं, गांव में जाते हैं, बुनियादी कोई 3 मुद्दा बताएं जिन मुद्दों के लिए आप जो संघर्ष करें। आपने बताया सिंचाई वगैरह सब चीज़, लेकिन उनके अलावा नंबर 1 है इंडस्ट्रियलाइजेशन, नंबर 2 है एजुकेशन, नंबर 3 है। ये 3 मुद्दों को लेकर हमारे साथ हैं वाईबी गिरी साहब। पूरे जितने भी आप देख सकते हैं राजनीतिक जो भी पार्टियां हैं, उन सभी का और बाहुबलियों का सबका केस लड़कर उनको जितवाया है हाई कोर्ट में। और बिहार के सबसे प्रसिद्ध आप वकील कह सकते हैं, पेशा है वकालत का, लेकिन अब जनता की अदालत में अपना दलील पेश करने के लिए चुनाव नज़दीक है और इस चुनाव में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद।